Hello everyone, welcome to my YouTube channel Max Safety at Rawat. Thank you for joining with us. Today I will discuss about risk assessment. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क असेसमेंट के डिफिनेशन की। ए रिस्क असेसमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हैजर्ड एंड इवेल्युएटिंग any associated risk within a workplace, then implementing reasonable control measures to remove or reduce them। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि रिस्क असेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है। तो रिस्क असेसमेंट का डिफिनेशन होता है कि रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके जरिए से हम किसी भी वर्क प्लेस के अंदर या किसी भी वर्क प्लेस से जुड़े हुए जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उससे जुड़े हुए जो भी रिस्क होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और उसको साथ ही साथ उसका इवोल्यूशन भी हम लोग करते हैं, यानी उसका मूल्यांकन करते हैं। और फिर उस हैजर्ड्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, जो रीजनेबल कंट्रोल मेजर्स होता है उसको लागू करके उस हैजर्ड्स को या तो रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं, या उस रिस्क को इतना कम कर देते हैं जिससे सेफली काम किया जा सके और वो हमारा एक्सेप्टेबल रिस्क के अंदर आ रहा हो। यानी कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि रिस्क असेसमेंट के माध्यम से हम किसी भी एक्टिविटीज से जुड़े हुए जो भी हैजर्ड्स एंड रिस्क होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, साथ ही साथ जो भी रीजनेबल कंट्रोल मेजर्स होता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो हैजर्ड हमारा रिमूव हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या जो भी उससे जुड़े हुए खतरे हैं इतना कम हो जाए जिससे हम आराम से काम कर सकते हूँ, सेफली काम कर सकते हूँ। अब यहां से बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क असेसमेंट आर टू प्रिवेंट। ठीक है, यानी रिस्क असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रिवेंट डेथ एंड पर्सनल इंजुरी, यानी डेथ और पर्सनल इंजुरी से बचाना। डेफिनेटली जब हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं और उससे जुड़े हुए जो भी हैजर्ड्स होते हैं, जो भी रिस्क होते हैं, उसका जब मूल्यांकन करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कंट्रोल मेजर्स के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं या उसको रिड्यूस करते हैं, रिमूव करते हैं, तो डेफिनेटली उससे किसी तरह की पर्सनल इंजुरी नहीं होगी और किसी तरह का कोई डेथ नहीं होगा। और क्या होता है, तो टू प्रिवेंट अदर टाइप्स ऑफ लॉस इंसिडेंट, और दूसरे टाइप के जो लॉस इंसिडेंट होते हैं जैसे टाइम का लॉस होना, प्रोडक्ट का लॉस होना, ठीक है, और जो वर्कर्स हमारे उस वर्क से जुड़े हुए होते हैं वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, बेड रेस्ट में चले जाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में भी बहुत सारे हमारे लॉसेस होते हैं, तो उन सारे लॉसेस से भी बचा जा सकता है। उसके बाद है तीसरा ऑब्जेक्टिव्स कि टू प्रिवेंट ब्रीचेस ऑफ स्टैट्यूट लॉ, जो कानून और जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, तो उसका ब्रीचेस ना हो, उससे बचा जा सकता है। और जब हम किसी तरह के हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लॉ होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, जब उसका हम ब्रीचेस नहीं करेंगे या किसी तरह का उसका अगर हम अवहेलना नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली इन्फोर्समेंट एक्शन जो लिया जाता है किसी तरह के लॉ और कानून का ब्रीचेस करने की वजह से, तो उससे भी बचा जा सकता है और प्रोसिक्यूशन से भी बचा जा सकता है। अगला है कि टू प्रिवेंट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट फॉलो ऑन फ्रॉम एक्सीडेंट्स। जैसा कि अभी हम बताए कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं, उस एक्सीडेंट से होने वाले जो भी हमारे लॉस्ट होते हैं या जो भी हमारे लॉसेस होते हैं, वो सारे लॉसेस हमारे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में आते हैं। यानी इसलिए कहा जाता है कि कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो एक्सीडेंट होने की वजह से जो कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ता है वो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में करना पड़ता है। तो जब डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में जब लॉसेस को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो जब किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा या जब किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होगा, तो डेफिनेटली डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से होने वाले जो भी लॉसेस हैं उससे भी बचा जा सकता है। यानी एक तरह से कंपनी मॉरली, लीगली और फाइनेंशियली जो उनको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए अरेंज करना चाहिए, तो इस तरह से वो सारी चीजें अरेंज भी हो जाएंगी। इस तरह से कहा जाता है कि दिस ऑब्जेक्टिव्स रिलेट डायरेक्टली टू मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स।
यानी कंपनी अगर हेल्थ एंड सेफ्टी का पालन करती है, रिस्क असेसमेंट के माध्यम से किसी तरह के हैजर्ड्स अगर हूं, किसी तरह के रिस्क हूं, उसको आइडेंटिफाई करके जो भी रीजनेबल कंट्रोल मेजर्स है उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि वो हैजर्ड्स हमारा रिमूव हो जाए, वो रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाए, तो डेफिनेटली कंपनी मॉरली, लीगली और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग रहती है। और इस तरह से कंपनी का जो एक इमेज होता है वो इमेज भी काफी बिल्डअप करता है, वो कंपनी अच्छा प्रोग्रेस भी करता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट की। तो स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट 5 होते हैं। द 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, 5 स्टेप्स होते हैं जिसके जरिए से हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। पहला स्टेप्स हमारा होता है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप्स होता है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। तीसरा होता है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। चौथा होता है रिकॉर्ड्स द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इंप्लीमेंट देम। पांचवा होता है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। तो चलिए फिर हम लोग एक एक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, पांचों स्टेप्स को अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो स्टेप 1 था आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। रिस्क असेसमेंट का जो पहला स्टेप्स है वो ये है कि जितने भी सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स हैं वर्क से जुड़े हुए, वो सारे हैजर्ड्स को क्या करना, अच्छे से पहचानना, अच्छे से उसका आइडेंटिफाई करना, उसका अच्छे से डिडक्शन करना। तो चलिए बता देते हैं कि हैजर्ड्स क्या होता है। तो हैजर्ड्स वो चीज है जिसके अंदर, है ना, हार्म पहुंचाने की पोटेंशियल हो। यानी द हैजर्ड्स आर द थिंग्स विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। यानी किसी तरह से भी अगर हार्म पहुंचाने का अगर उसके अंदर पोटेंशियल होता है तो वो चीजें हमारी हैजर्ड्स कहलाती हैं। तो स्टेप्स 1 के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वर्क से जुड़े हुए क्या क्या हैजर्ड्स हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई बोथ द सेफ्टी हैजर्ड्स दैट माइट गिव रिस्क to immediate physical injury, the health hazard that might cause disease or ill health। तो जब हम लोग स्टेप 1 के माध्यम से हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको दोनों तरह के हैजर्ड्स को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नंबर 1 वो हैजर्ड्स जो इमीडिएटली फिजिकल इंजुरी कर सके, यानी उस आदमी को तुरंत इंजुरी कर दे, पैर टूट जाए, सर टूट जाए, फूट जाए, हाथ टूट जाए, या बॉडी के अंदर किसी तरह का जख्मी हो जाए, या बॉडी किसी तरह का, है ना, फिजिकल इंजर्ड हो जाए, तो वो सारे हमारे कहलाते हैं सेफ्टी हैजर्ड्स। तो सेफ्टी हैजर्ड्स को भी हमें पहचानना है, और वो हैजर्ड्स जो किसी डिजीज या इल हेल्थ का क्या बनता हो, रीजन बनता हो, जैसे टॉक्सिक गैसेस के साथ वर्क को करना, या किसी भी सॉल्वेंट बेस्ड पेंट को यूज करना, या इस तरह के एस्बेस्टस वगैरह को यूज करना। ऐसे बहुत सारे हमारे मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं जिसको यूज करने से डिजीज और इल हेल्थ होने के चांसेस होते हैं। तो हमें रिस्क असेसमेंट के माध्यम से जो स्टेप 1 है, तो दोनों को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यानी सेफ्टी हैजर्ड्स जो इमीडिएटली फिजिकल इंजर्ड कर दे, एक हेल्थ हैजर्ड्स जिससे किसी तरह के डिजीज या इल होने की चांसेस हों। चलिए कुछ हम हैजर्ड्स की बात करते हैं। कुछ हैजर्ड्स आपके लिए एग्जांपल के तौर पे हम रखे हैं जो इमीडिएट फिजिकल इंजुरी कर सकता हो। वर्क एट हाइट, आपको पता है कि जब वर्क एट हाइट पे काम होता है इसके फोल्डिंग के माध्यम से या किसी दूसरे मीन्स से, तो वहां से फॉल फ्रॉम हाइट होने के चांसेस होते हैं, इसके फॉल कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा इमीडिएट फिजिकल इंजर्ड होने के चांसेस होंगे। कोई भी वर्कर अगर वर्क एट हाइट से गिरेगा तो वो फिजिकली इंजर्ड होगा, उसको बहुत तरह की इंजुरी हो सकती है। दूसरा है स्टैक्ड मटेरियल्स, कहीं मटेरियल को काफी स्टैकिंग करके रखा गया है, ढेर करके रखा गया है, और वो अचानक डिस्टैक हो जा रहा है या वो अचानक गिर जा रहा है, तो उसके चपेटे में कोई भी आदमी आएगा तो वो इमीडिएट फिजिकल इंजर्ड हो जाएगा। मूविंग व्हीकल्स, गाड़ियां चलती हैं, ठोकर लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, तो आपको पता है कि तुरंत आदमी क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है। मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन, हम लोग
कोई काम हाथ से कर रहे हैं, जैसे कोई सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, पाइप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, या इस तरह के कोई भी मटेरियल्स को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, इन सारे परिस्थिति में मैनुअली हैंडलिंग करते समय हम लोग फिजिकल इंजर्ड होने के चांसेस बना रहता है। इस तरह से मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, टॉक्सिक्स और कोरोसिव केमिकल्स, डीप वाटर पानी में जो हम लोग वर्क करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी पानी के अंदर वर्कर डूब के मर जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं। ए नेट फ्लेम lit on a propane torch, animal such as dogs, violent people। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे स्टेप 2 की, आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। हम लोग को इस रिस्क असेसमेंट के स्टेप 2 में ये देखना पड़ता है कि किस तरह के लोग इस हैजर्ड्स को एक्सपोज करने वाले हैं। यानी ये जो हैजर्ड है, ये जो रिस्क है, कौन लोग काम जो करेंगे उस काम के दौरान कौन लोग इस हैजर्ड्स का, है ना, सामना करेंगे। यानी इस हैजर्ड से कौन कौन लोग अफेक्टेड होंगे, जो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं वो लोग, उसके अलावा जो लोग हैं वो लोग। तो इसके लिए मैंने एक लाइन लिखा है कि व्हेन आइडेंटिफाइंग पीपल एट रिस्क, थिंक नॉट ओनली फॉर दोज कैरिंग आउट पर्टिकुलर एक्टिविटीज बट ऑल्सो ऑफ दोज हु मे बी अफेक्टेड बाई दोज एक्टिविटीज। जो लोग एक्टिविटीज को करते हैं वो तो उस हैजर्ड्स का सामना करेंगे ही, लेकिन उन लोगों को छोड़कर दूसरे लोग भी उस हैजर्ड्स का सामना कर सकते हैं, जैसे वर्कर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ्स, क्लीनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स, मेंबर ऑफ पब्लिक, जो लोग उसके आसपास से जा रहे हैं। तो ये जितने हमने अभी नाम लिए हैं, ये सारे लोग हैजर्ड्स का सामना कर सकते हैं, या इनमें से कुछ लोग हैजर्ड का सामना कर सकते हैं। तो स्टेप 2 के माध्यम से हमको ये तय करना पड़ता है, ये जो पार्टिकुलर एक्टिविटीज चल रही है, इस एक्टिविटीज से कौन कौन लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। यानी वर्कर, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स, मेंबर ऑफ पब्लिक, और भी दूसरे लोग अगर हो सकते हैं, तो वो सारे लोगों को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इस तरह स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क, उन लोगों को हम चिन्हित करते हैं, उन लोगों की निशानदेही करते हैं जो लोग इस एक्टिविटीज की वजह से उस रिस्क का सामना कर सकते हैं। स्टेप 3 में इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। रिस्क का एवोल्यूशन किया जाता है, रिस्क का मूल्यांकन किया जाता है, हैजर्ड का मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए मैं एक लाइन लिखा हूं, जरा देख लीजिए। हैविंग आइडेंटिफाइड अ पर्टिकुलर हैजर्ड एंड द पीपल हु माइट बी हार्म्ड बाय इट, द नेक्स्ट स्टेप इन द रिस्क असेसमेंट process is to answer a simple question: is the level of risk generated by the hazard acceptable or does it need to be reduced। यानी जब हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट के स्टेप 1 के माध्यम से हमने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, तो हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर मैं उन लोगों की आइडेंटिफाई किया जो लोग इस रिस्क की वजह से हार्म हो सकते हैं, जो लोग इस रिस्क की वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं। तो अब हमको उस रिस्क का, जिस रिस्क से वो लोग अफेक्टेड होने वाले हैं, वो वर्कर्स, वो एम्प्लॉइज जो अफेक्टेड होने वाले हैं, तो अब हमको देखना ये है कि ये हैजर्ड से निकलने वाले जो रिस्क का लेवल है, वो लेवल एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस रिस्क को या उस हैजर्ड्स को हमको क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन होता है कि ये जो रिस्क है, ये रिस्क एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल है तो आप काम कर सकते हैं, अगर रिस्क हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमको जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल होता है उसके जरिए से हम लोग रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यानी रिमूव करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, या जो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स मेजर्स लेना पड़ेगा वो लेंगे, जिससे कि रिस्क हमारा एक्सेप्टेबल हो जाए, हैजर्ड हमारा एक्सेप्टेबल हो जाए। स्टेप 4 में रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इंप्लीमेंट। यानी अब हम लोग स्टेप 4 में आ चुके हैं। स्टेप 4 में यह बताया जाता है
कि रिस्क असेसमेंट के माध्यम से हम लोगों को जो भी रिस्क हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी रिस्क का हम लोग डिडक्शन करते हैं, उस रिस्क को अब हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं 2 लाइन लिखा हूं, देखिए, द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ ए रिस्क असेसमेंट शुड बी रिकॉर्डेड टू प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ हैजर्ड्स इन द वर्कप्लेस, द एक्सटेंट ऑफ द रिस्क that they present and action taken to control those risks। या कहना ये चाहते हैं कि जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट के माध्यम से उसको फाइंडिंग करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हमको रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, यानी उस हैजर्ड्स का कंप्लीट हमको एक स्टेटमेंट तैयार करना है, उस हैजर्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल हमको तैयार करना है, वो भी रिटन रिकॉर्ड में तैयार करना है, और वो हमारा रिकॉर्डेड होना चाहिए। अब कहना चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि वो रिस्क का लेवल क्या है, वो रिस्क कहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ तक फैला हुआ है, परसेंट में वो रिस्क का क्या लेवल है, वो रिस्क कितना स्प्रेड है, उसके बाद किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, ये कंट्रोल होगा। इसीलिए जरूरी होता है कि हम रिस्क को सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करने के साथ साथ जो भी मेरा फाइंडिंग्स होता है, उन फाइंडिंग्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ताकि उस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर अच्छे से हम लोग उस रिस्क को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, और जो रीजनेबल कंट्रोल मेजर्स होता है उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकें। उसके बाद हमारा स्टेप 5 होता है रिव्यू एंड अपडेट। A risk assessment must be reviewed and amended as necessary if there is a reason to suspect that it is no longer valid or if there has been a significant change। कहना ये चाहते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 तब हमने कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बीच में अब फिर रिस्क असेसमेंट नहीं करना है, उसको रिव्यू नहीं करना है, उसको अपडेट नहीं करना है, बल्कि समय के साथ साथ अगर लगता है कि नहीं रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है, या इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, या कोई बदलाव आ गया है, तो इन सब चीजों की वजह से हमको रिस्क असेसमेंट को फिर से क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दे रहे हैं। सिग्निफिकेंट चेंज टू समथिंग दैट द रिस्क असेसमेंट रिलेट टू प्रोसेस, यानी वर्क प्रोसेस में अगर किसी तरह का बदलाव आ गया तो आपका रिस्क असेसमेंट फिर से अपडेट होगा, फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। सब्सटेंसेस, यानी पहले जो सब्सटेंस यूज किया जा रहा था वो सब्सटेंस अब यूज नहीं किया जा रहा है। पहले वाटर बेस्ड पेन यूज किया जा रहा था, अब हम लोग ठीक है सॉल्वेंट बेस्ड पेन यूज करने जा रहे हैं, तो अब हम लोग को रिस्क असेसमेंट क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इक्विपमेंट, पहले हम लोग को एक वर्क मैनुअली करते थे, अब हम लोग वो काम किसी इक्विपमेंट और किसी मशीन के हेल्प से करने वाले हैं, तो रिस्क अपडेट करना पड़ेगा। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, यानी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट अगर बदल गया, यानी पहले किसी तरह का कोई नॉइज नहीं था, टेम्परेचर नहीं था, या किसी तरह का वहां वेदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब जिस इन्वायरमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा नॉइजेस है, या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, या वहां का जो वेदर कंडीशन है वो बदल रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो भी हमें रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करना पड़ेगा। पर्सनल, जो लोग काम कर रहे हैं, तो अगर पहले जो लोग काम कर रहे थे वो काफी एक्सपीरियंस थे, काफी कॉम्पिटेंट थे, अब जो लोग काम करने के लिए आए हैं वो लोग अब वुल्नरेबल टू रिस्क हैं, यंग हैं, इनएक्सपीरियंस हैं, तो भी हमें रिस्क को क्या करना, रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू एंड अपडेट करना पड़ेगा। लीगल स्टैंडर्ड, लीगल स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अगर जो हमारा कानून है, अगर वो कानून में किसी तरह का बदलाव आ गया, चाहे वो लोकल लॉज हूं, इंटरनेशनल लॉज हूं, जिसको भी फॉलो किया जाता है, अगर वो लॉज में अगर किसी तरह का बदलाव आ गया, तो लीगल स्टैंडर्ड की वजह से हमें फिर से रिस्क असेसमेंट को रिव्यू एंड अपडेट करना पड़ेगा। देयर इज अ रीजन टू सस्पेक्ट दैट द असेसमेंट इज नॉट वैलिड, अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, नियर मिस होता है, या इनहेल होता है, तो इन सारे परिस्थिति में भी हमें चाहिए कि हम रिस्क असेसमेंट को क्या करें, रिव्यू एंड अपडेट करें। इट इज also good practice to review risk assessment on a regular basis, और बेहतर तो यह होता है कि ये सारी चीजें नहीं भी होती हूं तो हमें चाहिए कि हम रेगुलर बेसिस पे रिस्क असेसमेंट को क्या करें, अपडेट करें,
और रिव्यू करें। दिस इज ऑफन डन बाय द डिटरमाइनिंग of frequency of review based on the level of risk associated with the activity in question. An annual review of risk assessment are common practice in many workplace. और एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि साल में एक बार यानी एनुअली तो हमको 100% रिस्क को रिव्यू करना ही चाहिए, रिस्क असेसमेंट को हमें रिव्यू एंड अपडेट करना ही चाहिए। तो ये थे हमारे रिस्क असेसमेंट से जुड़े हुए सारी बातें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस मैक्स सेफ्टी एट रवेद।